Hello everyone, welcome to online economics class. Students, today we are going to start chapter number 4 of Indian Economic Development book, and the name of chapter is Strategy of Industrial Growth 1947 to 1990. In this chapter, we are focusing on importance of industry during this time period and about the IPR 1956, that is Industrial Policy Resolution 1956, and about the development of small scale industries also. So let me start today's first topic, and that is importance of industry. लास्ट चैप्टर में हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ा और प्राइमरी सेक्टर का कैसे इमरजेंस हुआ आफ्टर 1947 एंड बिफोर 1947 एज वेल एज आल्सो, और हमने फिर वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या क्या इम्पैक्ट हुए हमारी इकोनॉमी के ऊपर, कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई और उसका बेनिफिट किन किन लोगों को मिला। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि भाई डिफरेंट जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिफॉर्म हुए हैं उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमें पता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज ये वो सेक्टर होता है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इकोनॉमी के अंदर आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, साथ में जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जो ओवरलोड है एम्प्लॉयमेंट का, जिसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, वो तभी वहाँ से शिफ्ट या मूव होगा जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर। और ये कब पॉसिबल होता है? ये तब पॉसिबल होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगे इकोनॉमी के अंदर। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट वन इज एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्री होती है वो उसका मेन सेंटर होता है ग्रोथ का। एग्रीकल्चर हमारे जो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जो होता है एग्रीकल्चर मेनली, वो वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन वो नेसेसिटी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो उस तरह की गुड्स प्रोड्यूस करता है। उन बेसिक नेसेसिटीज़ गुड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रीज़। जब वो वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती है इकोनॉमी के अंदर, तो उससे इकोनॉमी की या कंज्यूमर्स की इनकम भी राइज होती है। सो नंबर 2 इज़ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है आफ्टर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। हम कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही है तो वर्कर्स के पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि दे कैन मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री सेक्टर फॉर सर्चिंग अ जॉब्स आल्सो। देन सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। ये कहते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है इकोनॉमी में, तो जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज़ होती हैं ज़्यादातर, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे उनकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लाइक जब इंडस्ट्रीज होगी तो वहाँ पर ट्रैक्टर्स बिल्डअप होंगे, थ्रेशर्स बिल्डअप होंगे, हार्वेस्टर्स बिल्डअप होंगे, जिससे कि टाइम सेविंग होनी स्टार्ट होगी, साथ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो काम पहले बहुत ज़्यादा समय में होता था वो अब कम समय में होना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। सो ये तभी पॉसिबिलिटी है जो मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग है, वो तभी पॉसिबिलिटी है जब इंडस्ट्रीज़ हो इकोनॉमी के अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंस है। Next one is imparts dynamism of growth process. It is showing the participation of dynamism. Dynamism मतलब डिफरेंट ग्रोथ प्रोसेस को शो करती है, क्योंकि अगर हम कहें कि इंडस्ट्रीज़ नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो ग्रोथ प्रोसेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा कुछ ही प्रोडक्ट को लेके, है ना। जैसे फूड फॉर सर्वाइवल, अगर एग्रीकल्चर के थ्रू गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसी होंगी? ज़्यादातर फूड फॉर सर्वाइवल होंगी। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो डिफरेंट डायमेंशन जो हमारी लाइफ में है वो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस को ऐड कर देता है। तो इट इज़ शोइंग द इम्पार्ट्स ऑफ डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड इट इज़ शोइंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, पीपल बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब क्या करते हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन भी हो हाई लेवल की हो, उनकी स्किल भी इंक्रीज़ हो। सो कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज़ आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? जब एक कल्चर दूसरे कल्चर से मीट करता है। और ये आपने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि
एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ को के साथ ट्रेडिंग करती है और उसकी वजह से उनका कल्चर भी आपस में इंटरचेंज होता है। सो दिस इज शोइंग द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती है किसी इकोनॉमी में, और वो इंडस्ट्रीज़ क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ में ग्रो करती है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन और आपके कम्युनिकेशन और बैंकिंग इंश्योरेंस मतलब जो रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से, उन फैसिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करती है इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज़ तभी डेवलप हो पाएंगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के साथ साथ भी डेवलप होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, बोथ आर इंटरलिंक्ड। द ग्रोथ ऑफ वन एस्केलेट्स द ग्रोथ ऑफ द अदर। मतलब जब एक चीज़ ग्रोथ होती है तो वो दूसरे को भी अपने साथ खींचती है, एस्केलेट करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, ऊपर की ओर ले जाती है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अ साइन क्वा नन ऑफ ग्रोथ। साइन क्वा नन की यहाँ पर मीनिंग है इट इज़ अ एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रोथ। अगर किसी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो वो विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज ही ग्रो कर सकती है। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई इकोनॉमी हो और वो विदाउट इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, क्योंकि उसे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस की सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना ही पड़ेगा। उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना ही पड़ेगा। उसको अपने यहाँ की इनकम इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना ही पड़ेगा। एसेंशियल कंडीशन क्या है ग्रोथ की? इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो intimately related to each other that industrialization is often taken as an essential condition of growth, implying that growth occurs as and when industrialization spreads in it. It is a fact that most developed countries today are industrialized countries. तो हम कह सकते हैं जितनी भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ही हैं। सो लेट मी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। आपके बुक में जो आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज टॉपिक है दैट इज फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब होता है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के रोल को शो किया हुआ है। तो पब्लिक सेक्टर रोल को आप ऐसे स्टडी कर लेना, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए दोनों सेक्टर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि कभी कभी इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, और गवर्नमेंट इंटरफेयर तभी कर सकती है जब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हो। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर का रोल या फिर पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी है। तो उसके इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए, जैसे पहला तो ये कि भाई क्यों ज़रूरी है पब्लिक सेक्टर का। कि एक तो लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट ही वहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा होता है लो इंडस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो अगर ना हो इकोनॉमी में तो उसकी वजह से जो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। तो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के थ्रू हो तो वो एक तरह का इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट अवेलेबल कराती है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, जिससे वो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इकोनॉमी के अंदर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी नो दैट कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है प्राइवेट सेक्टर का कि वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है जो उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। लेकिन इकोनॉमी में कुछ गुड्स की ज़रूरत, ऐसी ज़रूरत होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि पब्लिक या सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। सो बिकॉज ऑफ डैट सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, और उसके लिए गवर्नमेंट या आपको कहें या पब्लिक सेक्टर को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ता है प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो ये तीन मेन रीज़न थे क्यों पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसमें आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में थोड़ा समराइज दिया हुआ है, इसे पढ़ लेना। वैसे आपने 10th क्लास में ये पढ़ा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, फिर भी ये कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट्स इज़ आईपीआर एंड इट इज़ द
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। और ये क्या था, ये 1956 में एक तरह से रूल्स थे या रेगुलेशंस थे जो गवर्नमेंट ने बनाए थे कि इंडिया के अंदर अगर इंडस्ट्रीज़ किसी को लगानी है, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसके तो उसे क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और साथ में ये रिजोल्यूशन ये बताता था कि लीडिंग रोल जो रहेगा वो स्टेट का, मतलब गवर्नमेंट का ही रहने वाला है। इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 was a clear declaration of the government on the leading role of government in the process of industrialization। मेन रोल कौन प्ले करेगा? वो करेगा पब्लिक सेक्टर। और उसके पीछे रीज़न क्यों है? क्योंकि इंडिया वांट द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जो कि एक ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर का, कि इसको ग्रोथ तो करनी है लेकिन इसके साथ सोशल जस्टिस के साथ। सो इट वाज माइलस्टोन टू अचीव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ये इसके पीछे रीज़न रहा था। अब क्या है आईपीआर के अंदर, उसके मेन प्रिंसिपल्स वो स्टडी कर लेते हैं। सो नंबर वन प्रिंसिपल इज़ थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इकोनॉमी के अंदर उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नंबर वन, दोज विच वुड बी established एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो इसमें वो इंडस्ट्री थी जो केवल और केवल जिनको स्टेट या गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश कर सकती थी। नंबर टू, दोज विच कुड बी स्टैब्लिश्ड बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर वाज ए प्ले ओनली ए सेकेंडरी रोल। तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की इंडस्ट्रीज़ ओपन हो सकती थी, लेकिन जो मेन रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा? वो गवर्नमेंट या स्टेट ही करेगी। फिर नंबर थर्ड है ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन दिन कैटेगरी, मतलब इन दोनों कैटेगरी को छोड़ के जो बचती है वो आपकी थर्ड में आएगी, वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। और ये प्राइवेट सेक्टर इसको ओपन कर सकती है, मतलब जो इसके अंदर नहीं आ रही है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, जो सेकंड कैटेगरी के अंदर नहीं आ रही है। नाउ इंडस्ट्री लाइसेंसिंग। अब जो थर्ड कैटेगरी है, अगर उसको या सेकंड कैटेगरी में सेकेंडरी रोल प्ले करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज़ ओपन करना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको लाइसेंस राज भी कहते थे। और लाइसेंस कौन देता था? लाइसेंस देते थे गवर्नमेंट। तो इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी स्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू एनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। दिस वाज ए प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। और लाइसेंस लेता कि सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिर्फ अर्बन एरिया में ही ओपन ना हो जाए। तो लाइसेंस के थ्रू वो कहते थे भाई आप अर्बन एरियाज़ में इसको इस्टेब्लिश ना करके रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश करो, ताकि वहाँ पर भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, या उन लोगों को जो बैकवर्ड लोकेशंस हैं वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो। ये रीज़न बताए हैं कि भाई लाइसेंस के पीछे क्या उनका ऑब्जेक्टिव था। और तो पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि ये रीजनल इक्वालिटी, मतलब जो रूरल बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जिससे जो रीजनल बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो। और ये मतलब इक्वालिटी के लिए ही है, तीनों आप पॉइंट देखेंगे तो सेम ही है। अब यहाँ पे ये दिया है कि लाइसेंस खाली सिर्फ, तो यहाँ पर ये भी दिया है कि लाइसेंस ओनली, ऐसा नहीं था कि सिर्फ नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए ही ज़रूरत थी लाइसेंस की ज़रूरत। अगर पहले से जो इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ है उसको एक्सपेंड करना है, उसके प्रोडक्शन एरियाज़ को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए भी दोबारा से गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कंसेशन। दिस इज़ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आईपीआर 1956, जो कि कहीं ना कहीं लाइसेंस से ही रिलेटेड है। और ये क्या कहता है कि कंसेशन देता था इंडस्ट्री। सो दिस इज शोइंग द इंडस्ट्रियल कंसेशन ऑन व्हाट? कंसेशन ऑन टैक्सेस। सो द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन फॉर एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। इसमें आपका टैक्स हॉलीडेज, इट इज़ टैक्स हॉलीडेज। तो टैक्स हॉलीडेज क्या कहता है? एक तरह से फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, इसे 5 ईयर्स तक रहती है काफ़ी सारे स्टेट्स में। जो स्टेट्स अपने यहाँ प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को,
तो वो इंडस्ट्री कंसेशन को चलाते हैं। तो वहाँ पर 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है टैक्स फ्री रहते हैं। और सब्सिडीज़ पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई भी वहाँ पर अवेलेबल होती है वो सब्सिडी रेट पर होती है, मतलब लेस रेट पर होती है। सो these are the मेन पॉइंट ऑफ IPR 1956, जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन भी कहते हैं। So that's all for the today students. Thank you. Have a nice day.